अपने प्रिय विद्यार्थियों और श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ग्लैडस्टन की गृह नीति भाग 2 में हम आज बात करेंगे कि इंग्लैंड के इतिहास में प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन के द्वारा प्रथम काल के पश्चात द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ मंत्रिमंडल के काल में किस प्रकार की गृह नीति अपनाई गई थी। प्रस्तावना देख लेते हैं। ग्लैडस्टन 1880 के चुनाव में पुनः सफल हुआ। उसके लिबरल दल को बहुमत प्राप्त हुआ। 1885 तक वह इस पद पर रहा। द्वितीय मंत्रिमंडल का निर्माण उसने किया। इस काल में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विशेषकर वैदेशिक मामलों में ये कठिनाइयाँ उसे उठानी पड़ी। अफ्रीका में बोअर संकट, बोअर जाति ने विद्रोह खड़ा कर दिया था। अफ़गानिस्तान में इंग्लैंड की मानहानि हुई थी। बाल्कन प्रायद्वीप में बर्लिन की संधि का उल्लंघन हो रहा था। इन सब विकट परिस्थितियों का सामना अपने द्वितीय मंत्रिमंडल काल में इसके द्वारा किया गया। रेमजे म्योर ने लिखा, इन सब कठिनाइयों के उपरांत भी ग्लैडस्टन की सरकार अनेक लाभप्रद नियमों के लिए पार्लियामेंट की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल हुई। अपने द्वितीय मंत्रिमंडल काल में इसके द्वारा अनेक नियम एवं अधिनियमों की स्वीकृति कराई गई, जिसका उद्देश्य देश में व्याप्त असमानता को दूर करना और देश की स्थिति में सुधार लाना था। उसके द्वारा गृह नीति के अंतर्गत किए गए कार्यों का विवरण इस प्रकार। अंत्येष्टि क्रिया अधिनियम, ये पहला कार्य था उसका। पहला अधिनियम पारित करवाया अपने द्वितीय मंत्रिमंडल के काल में। यह अधिनियम 1880 में पारित किया गया। गिरजाघर के अहाते में, चर्च के अहाते में, चर्चयार्ड में केवल वही व्यक्ति लाश को दफन कर सकते थे जो इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड के अनुयायी थे। इससे उन व्यक्तियों में बहुत असंतोष व्याप्त था जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को नहीं मानते थे। 1880 के अधिनियम के अनुसार इन असंतुष्ट व्यक्तियों को अपनी धार्मिक क्रियाविधि संपन्न करने तथा मुर्दों को गिरजाघर परिसर में दफन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जैसे कैथोलिक थे या चर्च ऑफ इंग्लैंड को नहीं मानते थे, इन सभी को यह अधिकार प्राप्त हुआ। मालिक उत्तरदायित्व अधिनियम, सन 1880 ईस्वी में यह अधिनियम पारित हुआ। इस समय तक कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए मालिकों के द्वारा क्षतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। 1880 के अधिनियम के द्वारा इन कारखाने के मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। यदि कार्य के दौरान किसी श्रमिक की मशीन या अन्य किसी कारण से शारीरिक क्षति होती थी तो वह अपने मालिक से कानूनी तौर पर हर्जाना या क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता था। इससे श्रमिकों को लाभ हुआ एवं कारखाने के मालिकों का उत्तरदायित्व पूर्व की अपेक्षा अब बढ़ गया। अब इन कारखाने के मालिकों को श्रमिकों की देखभाल की जिम्मेदारी प्राप्त हुई। शिक्षा अधिनियम 1880, इस अधिनियम के द्वारा प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता को कठोरतापूर्वक लागू करने के लिए 1880 में शिक्षा अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार संपूर्ण देश के 13 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की नीति लागू की गई। इससे शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार हुआ था। शिकार भूमि अधिनियम, इस समय तक इंग्लैंड के सभी गांवों में ऐसी आरक्षित भूमि होती थी जहां पशु पक्षियों का शिकार किया जा सकता था। जमींदारों के द्वारा इस भूमि को जोत कर अनुचित लाभ लिया जा रहा था। 1880 में इस अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार जमींदारों के समान सामान्य कृषकों को भी उस भूमि को जोतने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम से किसानों को लाभ तो हुआ, किंतु जमींदारों और किसानों के बीच टकराव अवश्य प्रारंभ हुआ। अगला अधिनियम था विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम। यह एक्ट 1882 में पारित हुआ। विवाहित स्त्रियों को अब तक अपने जीवन साथी की संपत्ति पर, अपने पति की संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। 1882 के इस अधिनियम के द्वारा विवाहित स्त्रियों को अपने जीवन साथी की संपत्ति, धन और सभी प्रकार की आय पर समान अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने पुरुषों और स्त्रियों की समानता के सिद्धांत की घोषणा कर दी। अगला था कृषि भूमि अधिनियम। इस समय तक जमींदारों को यह अधिकार था कि वह कृषकों से अपनी जमीन कभी भी खाली करवा सकते थे और यदि किसान उस भूमि के लिए कोई व्यय करता था
कर चुका होता था, उसके बदले जमींदार उसे कोई राशि प्रदान नहीं करते थे। 1883 में इस अधिनियम के द्वारा उन जमींदारों से कृषकों को वैधानिक रूप से मुआवजा या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी बना दिया। यदि जमींदार उनसे यानी कृषकों से जमीन से उन्हें यदि बेदखल करे अपनी जमींदारी के क्षेत्र से, तो कृषक द्वारा जमीन सुधार के लिए जो खर्च किया गया था उसकी क्षतिपूर्ति जमींदार को उन कृषकों को देना आवश्यक कर दिया गया। इससे कृषकों को लाभ हुआ। अगला था दिवालिया अधिनियम। 1883 में यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के पूर्व यह व्यवस्था थी कि यदि किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति की यदि उसका दिवाला निकल जाए, आप लोग इससे परिचित हों, बैंकरप्ट हो जाए, तो उसको धन देने वाले व्यक्ति उसकी संपत्ति की छीना झपटी शुरू कर देते थे, जिससे उसकी संपूर्ण संपत्ति उसके हाथ से निकल जाती थी तथा कर्जदारों को भी समान रूप से धन नहीं मिल पाता था। इस अधिनियम ने इन दोषों को दूर किया। जो व्यक्ति दिवालिया होने की घोषणा करता था, अब की स्थिति में उसकी संपत्ति पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सरकारी अधिकारी होता था, उसको रिसीवर कहा जाता था, वह उस पर अधिकार करता था। फिर जो कर्जदार उसके होते थे उनसे बात कर तय करता था कि कितनी कितनी राशि किसको प्रदान करना है और समान रूप से कर्जदारों में इसको बांट दिया करता था। इस प्रकार से दिवालिया हुए व्यक्ति के जीवन यापन की व्यवस्था भी बच जाती थी और कर्जदारों को समान रूप से उनके कर्ज की राशि प्राप्त होने की व्यवस्था कर दी गई। अगला था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। संसदीय निर्वाचन के अवसर पर अनेक प्रकार के भ्रष्ट आचरण का प्रयोग किया जाता था। इस अधिनियम के द्वारा इन दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। उम्मीदवार जो चुनाव में उम्मीदवार होते थे, मतदाताओं को धन प्रदान कर उनका मत खरीद लेते थे। इस हेतु उनके धन व्यय की सीमा निश्चित नहीं थी कि वो कितना खर्च करेंगे चुनाव में, इलेक्शन में, ये तय नहीं था। न ही उनके धन व्यय पर कोई प्रतिबंध ही था। इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा तय कर दी गई। धन निश्चित कर दिया गया कि इतनी राशि से अधिक वे खर्च नहीं कर पाएंगे। इसके निरीक्षण के लिए उनको अपने धन कितना उन्होंने धन का व्यय किया चुनाव में, उसका विवरण देना निश्चित कराया गया। इस कारण मतों की खरीद फरोख्त अत्यंत सीमित हो गई। अभी भी होती थी, किंतु कोई धनराशि ले ले और किसी व्यक्ति को वोट न दे, वो उसकी मर्जी थी। इसलिए धन का व्यय अब कम हुआ और ये निश्चित कर दिया गया कि इतनी राशि ही कोई हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में व्यय कर सकता है। तृतीय सुधार अधिनियम इस समय पारित हुआ। आप सभी परिचित हैं। 1832 के अधिनियम को प्रथम सुधार अधिनियम कहा जाता है, 1867 के अधिनियम को द्वितीय सुधार अधिनियम कहा जाता है और 1884 में तृतीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। जो तृतीय सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया, इसमें 2 अधिनियम मुख्य रूप से थे। पहला मताधिकार में वृद्धि करने वाला अधिनियम था जो 1884 में पारित हुआ, और दूसरा पुनर्वितरण अधिनियम था जो 1885 में पारित किया गया था। 1867 में पारित द्वितीय सुधार अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड की जनसंख्या में प्रत्येक 12वें व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हुआ था, किंतु अभी भी इसमें दोष था, क्योंकि 12वें व्यक्ति को मताधिकार मिलने से अर्थ था कि 11 लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अतः प्रधानमंत्री के द्वारा, ग्लैडस्टन के द्वारा इसमें सुधार कर मताधिकार के विस्तार का प्रयास किया गया। इस सुधार हेतु काउंटियों में मताधिकार के विस्तार हेतु मताधिकार विधेयक संसद के समक्ष मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया। स्थान पुनर्वितरण पर इसमें कोई बात नहीं रखी गई थी। इस कारण लॉर्ड सभा के द्वारा इसका विरोध किया गया। यद्यपि ग्लैडस्टन स्थान पुनर्वितरण हेतु दूसरा विधेयक प्रस्तुत करना चाहता था, किंतु इसके बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दी थी। इस कारण से लॉर्ड सभा के द्वारा इसका विरोध कर दिया गया। इस बात के निपटारे के लिए महारानी विक्टोरिया ने हस्तक्षेप किया, दोनों सदनों से बात की और समझौता हुआ। तब ग्लैडस्टन ने पुनर्वितरण के प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा। अतः 1884 में मताधिकार अधिनियम और 1885 में स्थान पुनर्वितरण अधिनियम
पारित किया गया। इसकी जो व्यवस्था थी वो इस प्रकार थी। तृतीय सुधार अधिनियम की प्रमुख धाराएं। काउंटियों और बरों में समान मताधिकार। आपको तो यह ज्ञात होगा, ब्रिटेन का इतिहास आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं। काउंटी और बरो के जो क्षेत्र हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के संसदीय चुनाव क्षेत्र थे, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव क्षेत्र होते हैं। काउंटी और बरो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को इंग्लैंड में कहा जाता है। तो काउंटी और बरो ग्रामीण क्षेत्रों में कम मताधिकार था, तो उनको अब समान कर दिया गया, ये बताया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से मताधिकार हेतु योग्यता रखी गई। वो क्या योग्यता थी उसको देख लेते हैं। दोनों स्थानों में, काउंटी यानी ग्रामीण और बरो यानी शहरी क्षेत्रों में, दोनों स्थानों में मकान मालिकों और 10 पाउंड तक वार्षिक किराया देने वालों को मताधिकार प्रदान किया गया। मकान मालिक से अर्थ जिसके पास स्वयं का मकान था, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया, या फिर जिसके पास स्वयं का मकान नहीं था वो 10 पाउंड तक वार्षिक किराया देता हो मकान मालिकों को, तो वह भी वोट डाल सकता था। तो इन दोनों को काउंटी में भी और बरो में समान रूप से मताधिकार के लिए ये सीमा निश्चित की गई। 50,000 से लेकर 1,65,000 तक की जनसंख्या वाले बरो को 2 प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया। 50,000 से अधिक जनसंख्या हो, लेकिन कहाँ तक हो, 1,65,000 तक, इनको 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। 1,65,000 से अधिक जनसंख्या वाले बरो को प्रति 50,000 पर एक अतिरिक्त प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। यानी 1,65,000 से 1,65,000 तक तो 2 प्रतिनिधि भेजते थे, उससे अधिक यदि 50,000 हो जाए तो एक अतिरिक्त प्रतिनिधि बढ़ जाएगा। इस क्रम से जितने 50,000 बढ़ेंगे उतने अतिरिक्त प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उस बरो को होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का एक प्रतिनिधि के आधार पर विभाजन किया गया, यानी 50,000 को सामान्य तौर पर माना गया बढ़ने के क्रम में एक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि के आधार पर गणना की गई थी। लंदन को 22 के स्थान पर, पूर्व में 22 प्रतिनिधि भेजते थे, अब 62 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ। हाउस ऑफ कॉमन्स सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर 670 कर दी गई, जबकि पूर्व में 658 थी। 12 हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इस व्यवस्था से 160 स्थान रिक्त हुए। इन सभी सीटों का पुनर्विभाजन किया गया। बड़े नगरों को अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। यह सुधार अधिनियम महत्वपूर्ण था। इसके पश्चात 20 लाख मतदाताओं की संख्या ब्रिटेन में बढ़ गई थी। यह लोकतंत्र के अधिक करीब पहुंच गया था। कृषकों और मजदूरों को भी मताधिकार प्राप्त हुआ था। इस विधेयक के द्वारा सभी गृह स्वामियों को, मकान मालिकों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। इस तरह से ये महत्वपूर्ण सुधार अधिनियम 1884 और 1885 में पुनर्वितरण अधिनियम पारित किया गया था। ये महत्वपूर्ण सुधार था। आयरिश एक्ट। आयरलैंड की भूमि पर अब तक लगान की दरें निर्धारित नहीं थीं। इस अधिनियम के द्वारा आयरलैंड में भी लगान की दरें निश्चित कर दी गईं। इस हेतु आयरलैंड में न्यायालय स्थापित किए गए तथा आयरलैंड हेतु लगान की दरें निश्चित कर दी गईं। स्थगन बिल। इस सरकार के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी भी विषय पर चलते हुए विचार विमर्श अथवा वाद विवाद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने हेतु एक बिल या एक अधिनियम स्वीकृत कराया गया। यह स्थगन बिल के नाम से जाना गया। स्थगित सरकार अब कर सकती थी इस अधिनियम के बाद। भूमि खेल कानून। खरगोश और चूहा कानून कहा जाता है इसको। इसके द्वारा किराएदार एवं किसानों को भी इन जानवरों को या जीवों को मारने का अधिकार दिया गया, जिससे वे अपनी फसलों और अपने मकान के सामानों की रक्षा कर सकें। इसको भूमि खेल कानून कहा गया। पहले ये अधिकार किराएदारों को और सामान्य किसानों को नहीं था, केवल जमींदारों को या मकान मालिकों को था। अब उनको भी अधिकार दिया गया। बिजली अधिनियम। इसके द्वारा बिजली प्रबंध का उत्तरदायित्व म्युनिसिपल बोर्डों को दिया गया, परंतु इससे व्यक्तिगत पूंजी के द्वारा
बिजली की व्यवस्था करने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उससे ब्रिटेन में पर्याप्त मात्रा में बिजली की सुविधा न हो सकी, जिसके कारण 1888 में पार्लियामेंट को इस कानून में सुधार या परिवर्तन करना पड़ा था। किंतु बिजली अधिनियम से भी बहुत सुधार इस काल में संपन्न हुआ था। ग्लैडस्टन के द्वारा अपने द्वितीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत अनेक सुधारवादी कार्य संपन्न किए गए। चर्च ऑफ इंग्लैंड को नहीं मानने वालों को भी चर्च यार्ड में मुर्दे दफनाने का अधिकार दिया गया। मजदूरों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई। मताधिकार में वृद्धि की गई। दिवालिया कानून बनाया गया, व्यवस्थित किया गया उसको। जमींदारों से कृषकों को क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था कराई गई। स्त्रियों को अपने जीवन साथी की संपत्ति में बराबरी का अधिकार प्रदान किया गया। आयरलैंड में लगान संबंधी नियम बनाए गए, दरें निश्चित की गईं। अनिवार्य शिक्षा का नियम दृढ़तापूर्वक लागू किया गया। इस तरह बड़े महत्वपूर्ण कार्य इस मंत्रिमंडल के द्वारा संपादित किए गए। किंतु विदेश नीति में विशेषकर आयरलैंड संबंधी उसकी नीति अधिक सफल न हो सकी। इस कारण उसकी आलोचना की जाती है। जैसा कि ट्रेवेलियन ने लिखा, उससे आप समझ सकते हैं। ग्लैडस्टन का द्वितीय मंत्रिमंडल उतना सफल नहीं हुआ जितना कि प्रथम मंत्रिमंडल 1868 के समान 1880 के उदार दल का न तो अपना स्वयं का कोई राजनीतिक दर्शन था, न सम्मिलित राजनीतिक कार्यक्रम। इस तरह से उसकी आलोचना यद्यपि की जाती है, किंतु हम देख रहे हैं कि गृह नीति में उसने बड़े महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम आयोजित किया था या सुधार किए थे। ग्लैडस्टन का तृतीय मंत्रिमंडल 1886 में बना, किंतु आयरलैंड के गृह शासन विषयक विधेयक पर असफलता के बाद उसी वर्ष उसके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। इस कारण अन्य सुधारवादी कार्य इस मंत्रिमंडल के द्वारा संपादित नहीं किए जा सके। तो ये तृतीय मंत्रिमंडल था जिसमें कोई सुधार विधेयक वह नहीं लाया या विशेष गृह नीति उसकी नहीं रही, मुख्य रूप से आयरलैंड पर केंद्रित रही और उसमें सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई। इस कारण से उसने त्यागपत्र दे दिया। तृतीय मंत्रिमंडल के पश्चात ग्लैडस्टन का चतुर्थ मंत्रिमंडल आया। ग्लैडस्टन ने अपने चतुर्थ मंत्रिमंडल का निर्माण 1892 में किया। आयरलैंड की समस्या में वह उलझ गया, फिर इस बार भी, क्योंकि उसने आयरलैंड की समस्या को समाधान करने का भरपूर प्रयास किया था। इस कारण से आंतरिक समस्याओं की ओर उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, किंतु फिर भी उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें दो कार्य थे। एक प्रयास तो असफल हुआ, दूसरे में सफलता मिली। मालिक उत्तरदायित्व विधेयक, जिसमें उसे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु उसने प्रयास किया। 1894 में पारित मालिक उत्तरदायित्व अधिनियम के अनुसार ग्लैडस्टन कुछ विशेष श्रेणियों के मालिकों को, कारखानों के मालिकों को, उनके कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को शारीरिक क्षति के लिए उत्तरदायी बनाना चाहता था। लॉर्ड सभा ने इस विधेयक का प्रबल विरोध किया, क्योंकि ये रईस लोग थे, लॉर्ड सभा में धन संपन्न लोग थे और ये उन्हीं से संबंधित था, उनको क्षतिपूर्ति देनी पड़ती। इसके फलस्वरूप उन्होंने विरोध किया और यह स्वीकृत नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। पेरिस समिति अधिनियम, ये पेरिस नगर से मतलब नहीं है, पेरिस एक एरिया को, क्षेत्र को कहा जाता था। 1894 में पारित इस अधिनियम के अनुसार दरिद्र नियम की देखभाल करने के लिए पेरिस में जिला समितियों की स्थापना की गई। इन समितियों पर पेरिस की सफाई का उत्तरदायित्व दिया गया। इनका निर्माण निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। स्त्रियों को भी इसमें निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त था, दिया गया। इस अधिनियम के पारित होने के कुछ समय बाद ही ग्लैडस्टन को आयरलैंड के प्रकरण पर पुनः त्यागपत्र देना पड़ा या पद त्यागना पड़ा। इस कारण से चतुर्थ मंत्रिमंडल के काल में भी ये दो महत्वपूर्ण कार्य उसने किए। प्रथम में उसे सफलता नहीं मिली, किंतु द्वितीय में वह सफल रहा था। इस तरह से चारों काल में, वीडियो के पहले भाग में हमने प्रथम मंत्रिमंडल काल में उसके द्वारा अपनाई गई गृह नीति के बारे में चर्चा की। द्वितीय इस वीडियो में हमने उसके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ मंत्रिमंडल काल में जो उसने सुधार कार्य किए या गृह नीति अपनाई, उसकी हमने चर्चा की। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ग्लैडस्टन एक ईमानदार व्यक्ति था। पूरी निष्ठा के साथ राजनीति में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। वह एक सुधारवादी व्यक्ति था तथा उसने
अपने प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ मंत्रिमंडल काल में अनेक सुधारवादी कार्य किए। राजनीति उसके लिए धन प्राप्ति का साधन नहीं थी। महारानी विक्टोरिया के साथ कई अवसरों पर उसके विवाद रहे, मतभेद रहे। एक अवसर पर महारानी ने उससे कहा, मैं इंग्लैंड की रानी हूँ। ग्लैडस्टोन ने तुरंत उसका उत्तर दिया कि मैं इंग्लैंड की आवाज़ हूँ, यानी जनता का व्यक्ति हूँ। ये उसने बता दिया। एक तरह से राजतंत्र को लोकतंत्र का यह जवाब था। वित्त मंत्री के रूप में उसके कार्य बड़े महत्वपूर्ण थे, यद्यपि हमारे अध्ययन में यह सम्मिलित नहीं था, इस कारण से इस पर हमने चर्चा नहीं की। लेकिन वित्त मंत्री रहते हुए भी उसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उसकी गृह नीति भी बहुत सफल रही। यह प्रजातंत्र का समर्थक था, उच्च वर्ग की तानाशाही को समाप्त करना चाहता था, और हमने देखा कि कई प्रयास उसने किए और उसको बड़ी सफलता भी मिली। लेकिन कई अवसरों पर, जैसे चतुर्थ मंत्रिमंडल के अवसर पर, जब वह कुछ कारखाने के मालिकों को और उसमें सम्मिलित करना चाहता था कि मजदूरों को वह मुआवजा दें, लेकिन उसको लॉर्ड सभा ने पारित नहीं किया था। कुछ अवसरों पर वह असफल अवश्य हुआ था, लेकिन ज़्यादातर अवसरों पर वह इस कार्य को करने में, उच्च वर्ग की तानाशाही को समाप्त करने में वह बहुत हद तक सफल रहा था। इस प्रकार ग्लैडस्टोन ने पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपना कार्य संपादित किया था, तथा उसकी गृह नीति बहुत हद तक सफल कही जा सकती है।